दोस्तों सच बताओ तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ज़्यादातर छोड़ने वाले लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनके अटेम्प्ट खत्म हो गया है या उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसलिए छोड़ते क्योंकि एक तो डायरेक्शन गलत हो जाता है, डायरेक्शन के साथ साथ ये नहीं पता होता है कौन सी बुक पढ़नी है, कितना है, ये सिलेबस कितना बड़ा है। फिर वो एक साइकिल चालू हो जाता है कि इस बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए। और उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है एक यूट्यूबर्स का भी। एक तो आज के टाइम पे इतना ज्यादा अफवाह उड़ा दी गई है ना कि किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कि लोग असल में कब तैयारी छोड़ते हैं, वो तब छोड़ते हैं जब उनको यही नहीं पता होता है कि ये सिलेबस और एग्जाम मांगता क्या है। अब मैं बोलता हूँ कि अब मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि प्रीलिम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पढ़िए, प्रीलिम्स पढ़िए, प्रीलिम्स से नहीं निकलेगा तो मेंस क्या पढ़ोगे। तो आपको लगेगा हाँ सच सच बात है, ये तो पहले मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है तभी मेंस पढ़ना है। अब मैं एक टॉपर ठहरा और मैंने आपको ये चीजें बोल दी। क्यों मैंने बोल दी? क्योंकि मैं जिस क्लासेस में खड़ा हूं वहां पे मुझे उसका पैसा मिलेगा। अब मैंने जैसे ही आपको बोल दिया और आपने अपनी चढ़ाई फिर प्रीलिम्स में चालू कर दी। जैसे ही आप प्रीलिम्स चालू कर देते हो और आप जब फेल होते हो एक बार और कुछ मार्क्स से फेल होते हैं, मैं बोलता हूं कि अगर इस बार कट ऑफ गया 120 और आप 115 मार्क्स से फेल, मतलब 115 मार्क्स आ रहा है, 5 मार्क्स से फेल हो जा रहे हो। अब आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी तो सही बोल रहा है, मैं नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत करूंगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर मेहनत करते हो, फिर हो सकता है ये 120 कट ऑफ गया था, इस बार आ जाएगा आपका 109। तो आपको रियलाइजेशन होगा कि मेरे लिए एग्जाम बना ही नहीं है। 90% केसेस में यही होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ के निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी पहला मिथ तो यही था। दूसरा क्या था? सबसे बड़ी वजह क्या था? गलत डायरेक्शन का। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ज्यादातर हमें तब पता चलता है जब हम किसी यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जो टॉपर्स है उनको सुन लेते हैं, तो हमको लगता है कि भाई वो तो सही बता रहा होगा, वो तो गलत नहीं बताया क्योंकि वो तो एग्जाम निकाल लिया है। लेकिन दूसरे और किसी की सुननी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आपने प्री निकाल भी लिया तो मेंस में क्या करोगे? अगर सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ते ही रहेंगे प्रीलिम्स तक, तो फिर प्रीलिम्स तो निकला नहीं तो फिर मेंस का क्या करोगे, है ना। तो ये स्टडी क्या मांगती है? एक बैलेंस अप्रोच मांगती है। तो बैलेंस अप्रोच में ये रहता है कि हाँ ठीक है मैं प्रीलिम्स पढ़ूंगा, मगर मैं प्रीलिम्स कब पढ़ूंगा? जब एग्जाम को 3 या 4 महीना बचे होंगे, इस बीच में मैं पढ़ूंगा। क्योंकि अब धीरे धीरे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस ने अपने लेवल उठा लिए हैं, तो इस हिसाब से मैं पढ़ूंगा तो ज्यादातर मुझे बेनिफिट भी करेगा। अब यहां पे आती है दिक्कत कंपैरिजन पे। देखिए, कंपैरिजन 2-3 तरह के। एक तो ये सबसे खतरनाक होता है। ये कंपैरिजन करने का मतलब मेरा ये होता है कि अगर आपके घर में कोई होगा, उसका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको बोला जाएगा तो भाई तोरा क्यों नहीं हो रहा है, वो तो इतना पढ़ने में कमजोर था, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज थे। ये सब चीजें दिमाग में आती है। और दूसरी तरफ आता है कि हम किसी यूट्यूबर्स में देख लेते हैं कि भाई ये नहीं पढ़ पा रहा था, अच्छा तभी एग्जाम निकाल लिया, इतनी गरीबी में रह के इसने एग्जाम निकाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? कंपैरिजन करने लग गए कि उसका निकल रहा है तो मेरा क्यों नहीं निकल रहा। और यहीं पे आके बिलीव मी, यहीं पे आके आपका सब मिस्टेक खत्म, मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना कि कोई उसको भर भी नहीं सकता। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भले ही आपका एग्जाम निकले ना निकले सेकेंडरी चीज है, मगर अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाती है? कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए तो आपकी क्या जिंदगी खत्म हो गई? नहीं ना। और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ग्रैब करो ना। इस अफसोस में बैठे रहना कि वो कुछ कर लिया, मैं नहीं किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बतेरे लोग पड़े हैं। होता क्या, मैं एक सच्चाई बता देता हूँ आपको, एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं 99% लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके दिमाग में ये क्लियर है कि मैं इस बार निकाल लूंगा, मैं इस बार निकालने की कोशिश करूंगा। ये दो थॉट होते हैं प्रोसेस में। मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ऐसे लोग 99% लोग तो फेल हो जाते हैं। मैं इस बार निकाल लूंगा, ऐसे लोग के पास होने के चांसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो यहां से आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज है कि आपको कंपेयर नहीं करना है कि हाँ उसने बहुत अच्छे से किया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसको तो हिंदी नहीं अच्छे से पढ़नी आती तब भी इसने एसडीएम बन गया, ये कैसे हो रहा है। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट का, फिर धांधली का, ये सब बहाने फिर अपने दिमाग में सब 2500 आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हर चीज को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दे रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, उनके पास यही है जो है। समझे? दूसरा है ओवरलोड। अब ओवरलोड होने का मतलब ये होता है कि मैं बोल रहा हूं कि आज ये बुक पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ऐसा करके मैंने बताते चले गया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ना कि एक साथ में आप इतनी सारी बुक ले लीजिए और उसको लाके रख दीजिए और घर पे सजा दीजिए। क्या वैल्यू लिख लेगा? नहीं लिख लेगा। मैं जब दिल्ली रहता था, ओल्ड राजेंद्र नगर में, ओआरएन में, मैं वहां पे क्या देखता था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते थे, अब कोई नई मार्केट में बुक आई, वो खरीद के लाके रख लेंगे। अब धीरे धीरे उनकी बुक क्या होती है, एक शेल में बनना चालू हो जाती है कि हाँ अब इधर इधर में करके जमा करते हुए रखते जाता हूँ। और वो रखते जाते हैं, पढ़ते कभी नहीं है, और बुक नहीं की नहीं होती है। वही सेम हाल होती है अपनी भी। आज के टाइम पे बुक से ज्यादा अब आ गया है टेलीग्राम।
ये टेलीग्राम पे हम इस तरीके से कंटेंट डाउनलोड करते हैं ना कि पूछो नहीं। अरे अब तो इस क्लासेस का भी अच्छा लग रहा है, अब इस क्लासेस का भी अच्छा लग रहा है, उस क्लासेस, ये सब हम भरते रह जाते हैं। और इसी की वजह से सबसे बड़ा दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होता है और ये आपको इमोशनल थकान देता है। इमोशनल थकान का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप काफी साल से प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं निकल रहा है। कुछ कुछ लोग तो 10-10 साल से प्रिपेयर करते हैं। जब नहीं निकलता तो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है ना, ये आके आपको कोसेगी। क्या फायदा इतना पढ़ के, कुछ हो सकता है यहाँ पे इतने ऐसे लोग होंगे जिनका 10th 12th में वो टॉपर होंगे, इवन ग्रेजुएशन तक वो टॉपर है, अपने कॉलेज के टॉपर रहे, फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, लेकिन अब 6-7 साल से उन्होंने पढ़ा नहीं, कभी ये कुछ किया नहीं। अब वहाँ पे एक तो फैमिली का प्रेशर, शादी का अलग से प्रेशर आएगा, ऊपर से सोसाइटी, चाचा फूफा मामा, ये सब आके कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे। आपका दिमाग वैसे ही खराब रहेगा, भाई ये क्या ही चल रहा है जिंदगी में। मतलब मैं आज उनकी सुन रहा हूँ जो सबसे बड़े गवार है, हम ऐसे ऐसे लोगों की सुननी पड़ जाती है। क्या ये सही है कि मैं इस एग्जाम को प्रोसीड करूं या फिर से इस एग्जाम को एक कंटिन्यूअसली फेज में लाऊं? तो मत करिए। मतलब एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि आप पहले एग्जाम दीजिए, 3 अटेम्प्ट अपना रखिए सिर्फ, ठीक है। ये जो 3 अटेम्प्ट है ना, ये आपके खुद के। इस 3 अटेम्प्ट में आप पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर इस 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो साइड बाय साइड अपना खुद का एक स्किल डेवलप करिए। और स्किल क्या क्या चीज के लिए हो सकता है? वो स्किल हो सकता है कि आपने कोई ड्राइंग बनाना कोई सीख गया है, कोई म्यूजिक गाना सीख गया है, कोई हमारी तरह लेक्चर बनाना सीख गया है, कुछ भी एक स्किल डेवलप करिए। जब तक वो स्किल ही नहीं आएगी तब तो कोई मतलब नहीं है। अब ये स्किल का बेनिफिट क्या होता है? एक चीज हमेशा याद रखना, आपने अगर 3 साल अच्छे से मेहनत की, 3-4 साल अच्छे से, तो ये स्किल सीखने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और स्किल सीखने के बाद उसको अप्लाइड करोगे ना, तो आप अदर चीजों से बहुत अच्छे। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल कि आपने एक हथौड़ा मारना ही सीख गए, लेकिन आप हथौड़ा मारोगे ना तो नॉर्मल वाला आदमी से ज्यादा अच्छे से मारो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, किसका? एजुकेशन का नहीं, एक प्रैक्टिकल चीजों का भी है ना। तो स्किल आपकी मदद करेगा हमेशा इस पूरी जर्नी में ओवरथ्रो होने के लिए। ये चीजें हमेशा याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि मैं देखा हूं ऐसे लोगों को जिनकी एज बहुत हो गई है, वो टेंशन में इसलिए कि अब ये एग्जाम दे कि ना दे। अच्छा, यहाँ पे कुछ उल्टा भी है। कुछ लोग ये होता है कि जैसे ही वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद थोड़ा देर पढ़ते फिर कोई क्लासेस वाला ऑफर दे देता है, वहां पे चले जाते हैं। अब ऐसे लोग जैसे क्लासेस में जाते हैं ना, फिर वहां के माहौल में डर जाते हैं कि अब तो क्लासेस में सैलरी मिल रही है 20-30 हजार। जब उनकी एज ओवर हो जाती है, जब वो 34 या 35 साल के हो जाते हैं, तब उनको याद आता है यार ये तो फिक्स जॉब ही नहीं है, अब मैं तो गया, मेरा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे आके उनके पास एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या। अगर आप भी इसी ट्रैप में फंसे हो ना, तो प्लीज लिख लिए, 2 रास्ते होते हैं। अगर यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो गया तो प्लीज स्विच हो जाइए यूपीपीसीएस की तरफ। अगर आपके यूपीएससी में 1 से 2 अटेम्प्ट के ऊपर हो गया तो प्लीज जाइए यूपीपीसीएस की तरफ। प्लीज प्लीज, अगर यूपीपीसीएस की तरफ नहीं जाना, कोई दूसरा स्टेट सर्विस ले लीजिए, लेकिन जाइए। आज के टाइम पे इतने कंपटीशन में अगर आप सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे बैठे हो ना, तो आपसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। तो हमेशा एक अल्टरनेट सोचिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाएगा आपको सही रास्ता। हो सकता है आपने यूपीपीसीएस निकाल लिया, उसके बाद यूपीएससी में जा रहे हो। अच्छा, मेरा इसमें पर्सनल सजेशन ये है कि मुझे ऐसा कोई था नहीं बताने वाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ही यंग हो, 21 के हो, तो सबसे पहले आप ट्राई करिए यूपीपीसीएस को, स्टेट पीसीएस को ट्राई करिए। मत जाइए यूपीएससी के पीछे कि 21 साल में सबसे यंगेस्ट निकालने वाला लड़का मैं बनूंगा। मत करिए, हम लोग ने भी गलती की, तो इस चक्कर में हमारे घुटने घिस गए। तो ये सब चीजें मत करिए। बहुत अच्छे तरीका होता है कि सबसे पहले स्टेट सर्विस निकाल लीजिए, फिर यूपीएससी की तरफ जाइए, है ना। और दूसरा कि यूपीएससी में अगर 1 से 2 अटेम्प्ट हो गए तो फिर यूपीपीसीएस की तरफ शिफ्ट हो जाइए, रुकिए मत। अब बात आता है कौन से एस्पिरेंट्स क्यूट नहीं करते। देखो, एक सिंपल से बताऊं, जिसके अंदर ज़ील होती है और जिनको ये पता है कि मैं एग्जाम तो निकाल लूंगा, और एग्जाम नहीं भी निकला तो मेरे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अब कुछ लोग के लिए होता है कि प्लान बी एक अच्छा बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए होता है प्लान ए ही होना चाहिए, बी तो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग एस्पिरेंट्स की वेब सीरीज से इंस्पायर होकर आए होंगे कि नहीं, प्लान ए ही रहना चाहिए, बी तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर प्लान बी होता है ना, जिसके पास प्लान बी होता है, उनके दिमाग में एक सिक्योरिटी हो तो वो अपने प्लान ए को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। अब जिनके पास प्लान बी नहीं होता, प्लान ए के डर के मारा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, एक सेलेक्टेड पर्सन है जो कहीं स्टेट सर्विस में ग्रेड बी पे सेलेक्टेड है, कोई एक ग्रेड ए का ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहा है वो यूपीएससी का, मैं मानता हूँ कोई जीएसटी में सेलेक्टेड है, ओके। दूसरा एक एस्पिरेंट, वो पढ़ने में बहुत तेज है, मगर उसका ये है कि उसने कहीं पे सिलेक्शन नहीं लिया, उसका 3 अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है यूपीएससी में।
अब जब एग्जाम देते समय सबसे कम टेंशन कौन लेगा? ये जीएसटी वाला, जीएसटी ऑफिसर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सिक्योरिटी है दिमाग में कि मैं इस एग्जाम को लिखा लूंगा। और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी रहेगी कि मुझे चाचा क्या बोलेंगे, फूफा क्या बोलेंगे, अगर नहीं निकला तो मैं इस बार क्या बोलूंगा, इस बार घर के सामने कैसे जाऊंगा, अगले साल तो मैं ये करने वाला था, वो करना, ऐसी बहुत सी दिमाग में बातें आएगी। लेकिन मैं एक पर्सनल सजेशन देता हूँ, देखिए इस एग्जाम को अगर आपने चालू किया है ना तो कुछ सोच के किया है, लेकिन इस एग्जाम को 2 महीना मत समझ के करिए, अपनी पूरी मेहनत लगाइए। रिजल्ट तब अच्छे से दिखेगा जब आप खुद कुछ करोगे। हर एक के केस में होता है, मैं सच बताऊं मेरे केस में भी हुआ है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ताना मारा है, बहुत से लोगों ने मारा है, मैं बताना नहीं चाहता कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन एट द एंड क्या वैल्यू करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना। तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करिए, इस एग्जाम को निकाल के कुछ भी करके, लेकिन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करिए। तो आप थूकोगे भी ना तो सज्जन को लगेगा कोई सोना ही उगल के गया। करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। ये जो महीने पे महीने बीतते जा रहे हो, सबको लग रहा है नोटिफिकेशन का डेट आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। नहीं करना है मत करो पढ़ाई भाई, जाओ घर पे सो जाओ, लेकिन करना है तो लग जाओ, अभी से लग जाओ। मैं हूं, मैं मदद करूंगा, चाहे जैसी मदद चाहिए आपको, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं मदद करूंगा। ओके, इसी के साथ दोस्तों हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।